हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 जुलाई को जो आपका एग्ज़ाम है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, उस पर बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक इसकी बिल्कुल भी स्टडी नहीं करी है तो आप कुछ नहीं, बस इस एक वीडियो को देख के चले आना। पास तो आप हो ही जाओगे, ऐसा भी हो सकता है शायद आपके 50 या 60 नंबर आ जाए। ठीक है, तो वन शॉट वीडियो है, आगे चलते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप हमारे जुड़ जाइए एकलव्य स्नातक 1 पीडीएफ नोट्स के लिए। और वैसे शायद पीडीएफ नोट्स आपको ना भी मिले क्योंकि एग्ज़ाम पास में है, तो आप इस वीडियो को ही ध्यान से देख लेना। देखो भाई, टॉपिक्स क्या क्या होंगे इस वीडियो के मैं आपको बता दूं। हम कम्युनिकेशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। पहले हम ये पढ़ेंगे कम्युनिकेशन क्या है, फिर उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या होता है, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। बेटा देखो जरा, एक तो ये, एक ये, एक ये, पिछली बार से ये क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक बार बार आ रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा 10 से 11। उसी 10-11 में से हो सकता है आपके 3 या 4 क्वेश्चंस आ जाएं। और आपको वैसे भी सारे तो करने नहीं होते, आई थिंक 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 में से आपको 4 करने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई व्हाट इज कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1, कम्युनिकेशन क्या होता है। कहता है जब भी आपको, कम्युनिकेशन का वैसे मतलब होता है बातचीत, वार्तालाप करना। तो आप बातचीत कब करते हैं? हम बातचीत जब करते हैं जब हमें अपने कोई इन्फॉर्मेशन किसी को देनी हो, इमोशंस शेयर करने हो, या फिर कुछ फीलिंग्स शेयर करने हो फ्रॉम वन टू अनदर। यानी एक इंसान को अपने मन की बात किसी और को समझाना हो तब वो कम्युनिकेशन का यूज़ करता है। ठीक है, और जो आपका कम्युनिकेशन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। ये लैटिन वर्ड है। उस पर चलने से पहले मैं आपको कुछ और भी बता दूँ भाई कि देखो क्या कह रहा है, वेदर वी कम्युनिकेट और मिस कम्युनिकेट, हम कम्युनिकेट करें चाहे ना करें, लेकिन कम्युनिकेशन एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है हमारी डे टू डे लाइफ में। क्योंकि हम एज वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम कम्युनिकेटिंग, हम अपने पूरे जीवन या पूरे दिन सिर्फ कम्युनिकेटिंग करते रहते हैं, कम्युनिकेट कम्युनिकेट कम्युनिकेट। ठीक है, तो मैं आपको और बता दूं मैं कि इट इज़ ओनली थ्रू कम्युनिकेशन, सिर्फ कम्युनिकेशन ही है क्या, दैट वी फुलफिल आर डिफरेंट नीड्स। सिर्फ कम्युनिकेशन से ही आप अपनी डिफरेंट नीड्स को पूरा कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ। चाहे वो कैसी फीलिंग हो, चाहे वो पर्सनल फीलिंग हो, इमोशनल फीलिंग हो, साइकोलॉजिकल हो, एजुकेशनल हो, सोशल हो, फाइनेंशियल हो, प्रोफेशनल हो और कल्चरल हो। अब देखना जरा ध्यान से भाई, आपने बोला कि सर वीडियो बना दीजिए कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ पे, उसका एग्जाम है। तो अगर कम्युनिकेशन नाम की चीज़ नहीं होती तो क्या आप हमें बता पाते? ये आपकी नीड थी जो आपने हमसे शेयर किया। ठीक है, तो कह रहा है कि वी कैन नॉट थिंक, हम सोच नहीं सकते अपने जीवन को किसके बिना, वी कैन नॉट थिंक ऑफ आर लाइफ विदाउट कम्युनिकेशन। हमारी लाइफ को हम बिना कम्युनिकेशन के समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते। इवन जो लोग गूंगे होते हैं ना, उनकी भी कम्युनिकेशन टेक्निक अलग अलग होती हैं, जैसे, और जो अंधे होते हैं या कुछ भी, मतलब सबके कम्युनिकेशन सबकी लाइफ में। इवन जानवरों के बीच में भी कम्युनिकेशन है। ठीक है, कह रहा है इट इज़ एसेंशियल टू आर एग्जिस्टेंस, हमारी एग्जिस्टेंस को दिखाता है कम्युनिकेशन। किसको दिखाता है? एग्जिस्टेंस को। कह रहा है अब इतनी सारी बातें अगर कम्युनिकेशन के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट, हमें कम्युनिकेट करने के लिए खुद को लायक बनाना चाहिए इफेक्टिवली। यानी इफेक्टिवली कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि सिर्फ कम्युनिकेट कर दिया भाई, इफेक्टिव मतलब अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जिसे सुनकर के अच्छा लगे। इन अ कोहेरेंट, क्लियर एंड कंसाइज मैनर, एज सक्सेस इन आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी हमारे जीवन में सफलता किस पे डिपेंड करती है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर सोचो मैं बोल रहा हूँ और आपको ना समझ में आए तो क्या फ़ायदा? इफेक्टिव तो नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इस वीडियो की सफलता भी डिपेंड करेगी हाउ आई कम्युनिकेट। ठीक है ना, और हाउ आई कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कैसे इफेक्टिवली मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो आई थिंक वो तो हट गया। तो मैं आपको बता दूं जरा भाई, कम्युनिकेशन जो होता है एक लैटिन वर्ड होता है जो कम्युनिकेयर से बना होता है। कम्युनिकेयर का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को शेयर करना। जरूरत नहीं है वो आप लिख देना, एक और भी कुछ इसका था, मेरे को ध्यान नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर आप बात करें डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन क्या होती है, ये एक अलग चीज़ है। इसमें आपको अपनी मनमर्जी की बात नहीं लिखनी है, जो एक डिफाइन कर रखा है ना किसी राइटर ने, ठीक है, या किसी ऑथर ने, वो आपको बताना है। तो ये एक सिस्टमेटिकली अगर आप देखेंगे, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस इन विच पीपल इंटरेक्ट, जिसके द्वारा लोग इंटरेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? इंटरेक्ट होते हैं। कैसे? विद एंड थ्रू सिंबल्स,
टू क्रिएट एंड इंटरप्रेट मीनिंग्स, यानी कि इंटरेक्ट होते हैं सिंबल्स के द्वारा, बातों के द्वारा किसी भी चीज़ से, और वो क्या करते हैं, मीनिंग्स को क्रिएट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि या तो बोलेंगे या दूसरे की मीनिंग को समझेंगे, ठीक है ना। ये एक डेफिनेशन के सेंस में हो गया। अगली लाइन देख लो, वी डिफाइन कम्युनिकेशन एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र, ये मैंने रेड इसलिए कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सीधे सीधे उठा के लिख सकते हो। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू सोर्सेज, दो लोगों के बीच में, दो सोर्स, या तो दो लोग हो सकते हैं या दो कुछ भी हो सकता है, मतलब दो सोर्स, एक बोल रहा है एक सुन रहा है, ठीक है। कह रहा है विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय बोथ। सबसे मेन बात है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है कि भाई ऐसा ट्रांसफ़र होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का जिसको दोनों लोग समझ सकें। वरना आप सोचो भाई एक चाइना का पर्सन मेरे पास आ जाए, चैंग चोंग चोंग, ठीक है, और मैं क्या बोलूँगा, आ ओ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन तब होगा जब वो अंडरस्टूड होगा दोनों के द्वारा, ठीक है। कह रहा है भाई टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्वेश्चन नंबर 3। भाई कम्युनिकेशन के टाइप क्या क्या होते हैं। भाई देखो, पहला टाइप होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 5 6 7 स्लाइड को लेके जाएगा अकेले, तो इसको हल्के में मत लेना। एक होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है ऑरल एंड रिटन। अब देखो भाई जरा यहाँ पे लिखा है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ये भी पेपर में आ रखा है, ठीक है। मतलब ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, जब तक मैंने भी नहीं पढ़ा होगा तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा अरे ये क्या है भाई। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ठीक है, तो घबराना मत। तो हम चलते हैं बारी बारी, चलते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल पे चलते हैं। देखो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, कहता है वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, क्या करता है, बोथ ओरल एंड रिटन। यानी कि हमने पीछे जो किया है आप देखो जरा, यहाँ पे ओरल एंड रिटन, यानी ये इसका एक तरीके से आप पार्ट कह सकते हो इसको, ठीक है ना। जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें ओरल एंड रिटन दोनों ही कम्युनिकेशन इंक्लूड होती हैं, लेकिन नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसमें इंक्लूड क्या होता है, मोड्स सच एज पोस्चर, जेस्चर्स, ईटीसी। यानी कि वर्बल आपकी ओरल भी कम्युनिकेशन होती है, रिटन भी होती है, बट जो नॉन वर्बल होती है उसमें पोस्चर्स और जेस्चर्स की ज़्यादा बात करी जाती है, आप कह सकते हैं कुछ साइंस की, सिंबल्स की, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब बारी बारी चलते देखो जरा, कह रहा है वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, लैंग्वेज इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश्ड रूल्स ऑफ ग्रामर, सिंटैक्स टू कम्युनिकेट इमोशंस एंड फीलिंग्स। यानी कुछ रूल्स के जरिए वर्बल कम्युनिकेशन चलता है, एंड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग। क्लियर है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे ओरल और दे रखा है, ओरल को स्पीच भी बोलते हैं, और एक रिटन दे रखा है। भाई आपको रिटन करना है तो आपको रूल्स तो चलने ही पड़ेंगे, ओरल में आप बिना रूल के चल सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपके सामने बात करी जाए कौन सा कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा है, ओरल या रिटन, तो आप कहेंगे ओरल ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ओरल में कोई रूल की बात ही नहीं करता है, और रिटन में क्या करता है भाई, हमें तो इज एम आर भी लगाना है, वॉजवर भी लगाना है, हैज़ भी लगाना है, ठीक है। तो ये सारी बात ध्यान रखना। कहता है oral communication और speech is the more frequently used medium of communication। यानी अब इसने वही बात कर दी है, मैं कह रहा था कि जो oral communication है वो more commonly used medium है communication का। There are reasons for it to be so, some of these reasons are। क्या reason है भाई, देखो जरा, we need not to be literate to speak as is needed in written communication। उतना पढ़े लिखा होने की ज़रूरत नहीं होती है हमको। ऐसा होता है क्या भाई, हम तो पढ़े लिखे नहीं है तो हम तो बोल ही नहीं पाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है ओरल इसलिए मोर कॉमनली यूज्ड है क्योंकि इसमें मास ज़्यादा है, मतलब भीड़ ज़्यादा है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। कह रहा है ऑल ह्यूमन बींग्स हैव द कॉम्पिटेंस टू स्पीक, सबके पास बोलने की योग्यता है, वन और मोर लैंग्वेजेस, एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकते हैं, एंड टू अचीव इट ही और शी डज नॉट नीड टू बी टॉट इन अ फॉर्मल एजुकेशनल एनवायरनमेंट। और इसके लिए उनको कोई एनवायरनमेंट में फॉर्मल लाइक स्कूल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो कोई यूपी का है तो उसको अपनी गांव की लोकल जो बोली है वो आती है, प्लस उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती होगी और हिंदी भी आती होगी, तो हो गया 2 से ज़्यादा, ठीक है। फिर कह रहा है ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब ये जो है ना, इसको लिखना जरूरी होगा अगर आप यूज़ करेंगे। एक एलईडी के साथ ह्यूमन बींग पैदा होते हैं, उसमें वो क्या होता है कि विच डिस्पोजेज
देम टू लर्न अ लैंग्वेज व्हेन दे ग्रो अप इन अ सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट, यानी वो बाय डिफॉल्ट सीखते चले जाते हैं वो उस डिवाइस की वजह से। एक्विजिशन मतलब ग्रहण करना, लैंग्वेज को ग्रहण करने की एबिलिटी होती है, वो सुन सुन करके सीख जाते हैं। अ चाइल्ड लर्न्स स्पोक लैंग्वेज नेचुरली, एक बच्चा लैंग्वेज को नेचुरली सीख जाता है, यानी कि अब जैसे अगर हम बात करें फॉरेन की, तो क्या वहाँ पर इंग्लिश के लिए ट्यूशन पढ़ना पड़ता है? नहीं, वो सुनते सुनते सीख जाते हैं। ऐसे ही क्या हिंदी सीखने के लिए क्या ट्यूशन पढ़ना पड़ता है? लेकिन वो एक नेचुरली सीख जाते हैं एलईडी की वजह से, ठीक है ना, जस्ट बाय इमिटेटिंग, यानी इमिटेट कर करके द एल्डर्स अराउंड हिम और हर, जो उससे बड़े बोल रहे हैं उनको सुन सुन करके। अब कह रहा है, अब देखो कह रहा है हम लिखने से ज़्यादा बोलने पे काम करते हैं। कह रहा है वी स्पीक मोर देन वी राइट, हम लिखने से ज़्यादा बोलते हैं। इट इज़ अ फास्टर, ये एक फास्टर है, यानी इसमें टाइम कम लगता है। अब सोचो यही अगर मैं आपको लिख करके बताता तो शायद 1 घंटा इसी में लग जाता। एंड अ मोर स्पॉन्टेनियस एंड इकोनॉमिकल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब भाई देखो, स्पॉन्टेनियस का मतलब नहीं पता तो गोली मार दो, इकोनॉमिकल का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो गोली मार दो, लेकिन यहाँ पे कह रहा है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी अभी तक ये ऑरल कम्युनिकेशन की तारीफ कर रहा है ना, तो ये बताना चाह रहा है कि भाई कि ये जो मीडियम है एक बहुत अच्छा मीडियम है, ठीक है। अब देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम ढंग से करेंगे। कह रहा है कि अभी तक तो हमने कहा था ऑरल और रिटर्न होता है वर्बल, लेकिन इसमें क्या होता है, इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जब हम शब्दों को एक्सचेंज ही नहीं करते, बिना शब्दों के कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? चलो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। येट कम्युनिकेशन हैपन्स, कह रहा है कोई वर्ड एक्सचेंज नहीं हुआ लेकिन कम्युनिकेशन हो गया। एज वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू आर बॉडी लैंग्वेज विच इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बोलते हो तब वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। कह रहा है इट इज़ परसीव्ड दैट नॉन वर्बल क्यूज फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कह रहा है कि नॉन वर्बल कुछ क्यूज होते हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ना एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करते हैं, लगभग लगभग कह सकते हो 93%, ठीक है ना। कह रहा है देयर फोर इट इज सिग्निफिकेंट दैट वी फोकस आर अटेंशन टू दिस दिस एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन द। अब देखो नॉन वर्बल क्यूज क्या होते हैं, देखो भाई क्या पहला क्या होता है, काइनेसिक्स, प्रोक्सिमिक्स, क्रोनेमिक्स, हैप्टिक्स, पैरा लैंग्वेज, साइलेंस एंड साइन लैंग्वेज। अब सुनो भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पेपर में आ चुका है बाकायदा इन नाम के साथ। भाई काइनेसिक्स को बताओ, प्रोक्सिमिक्स को बताओ, क्रोनेमिक्स को बताओ, तो अब कैसे बताओगे? नया है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम बताते हैं, लेकिन इतना आप समझ लो हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बात कर रहे हैं। इसमें बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे हाथ करके, होए 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 ऐसे बात करके, ठीक है ना, तो बॉडी जेस्चर पोस्चर के साथ में बात कर रहा हूँ, तो ये इनडायरेक्टली आप समझ सकते हो इन्हीं सब के बारे में बात करेगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है भाई काइनेसिक्स क्या होता है, काइनेसिक्स होता है इज द स्टडी ऑफ बॉडी इज फिजिकल मूवमेंट, बॉडी के फिजिकल मूवमेंट की स्टडी करता है फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के पर्पज़ के लिए कि बॉडी के फिजिकल मूवमेंट को स्टडी करता है। दैट इज़ द वे आर बॉडी कम्युनिकेट्स विदाउट वर्ड्स, यानी यहाँ पे बताना चाह रहा है कि हमारी बॉडी बिना शब्दों के भी बात करती है थ्रू वेरियस मूवमेंट्स ऑफ इट्स पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल नोडिंग वंस हेड कम्युनिकेट्स एक्सेप्टेंस, यानी कैसे मान लो हम जब छोटे थे तो कार्टून देखते थे, या फिर हमें चॉकलेट लेनी है, या फिर हमें घर में हमारे मेहमान आए और पैसे दे के गए, हम पापा से बोलते हैं पापा इसकी बंदूक खरीद लूँ, तो पापा अगर नहीं बोलने का में तो ऐसे बोलेंगे या फिर ऐसे बोलेंगे, तो यानी बिना बोले उन्होंने हाँ बोल दिया। तो ये कह रहा है कि नोडिंग वंस हेड कम्युनिकेट्स एक्सेप्टेंस, यानी कि किसी के सर को हिलाना, नोडिंग हिलाना एक्सेप्टेंस को दिखा सकता है, ठीक है ना। कह रहा है some body movements during communication are concise whereas other we do unconcisely, the unconcise body movements are very significant pointers in interpreting messages। कह रहा है कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल अदा करते हैं ये जो कंसाइज और अनकंसाइज पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो हम उसको एक एक करके पढ़ते हैं। भाई देखो पहले तो मैं आपको बता दूँ, पोस्टर आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हम इसको आराम से कर सकें। देखो भाई पोस्टर है, जेस्चर है, ये सब आपने सुना होगा, सुना तो पक्का होगा, याद हो चाहे ना हो, आज ध्यान से सुन लेना।
पहले हम बात चलते हैं पर्सनल अपीयरेंस पे चलता है। जैसे मान लो हम किसी से बात करने जा रहे हैं, बात करने से पहले ना हम उसकी वेशभूषा को देखते हैं, कपड़ों को देखते हैं, बालों को देखते हैं, चेहरे को देखते हैं, भाई मस्त लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मस्त नहीं लगेगा तो फिर इना चौलबे, ठीक है ना, हम तो नहीं करेंगे इससे बात। कह रहा पर्सनल अपीयरेंस क्या है, आर फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स अ लॉट। हमारा पहला जो इंप्रेशन है बहुत मैटर करता है। बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बिफोर समवन स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग अदर फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट हर और हिम। उसका रहे पहले से कोई ओपिनियन बना लेता है जस्ट बाई परसीविंग हाउ द पर्सन हैज ट्राई टू प्रेजेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। खुद को दिखाने की उसने कैसे कोशिश करी है। अपीयरेंस इंक्लूड्स क्लॉथ्स, कपड़े आ गए, हेयर, एसेसरीज एंड कॉस्मेटिक्स जो उसने यूज़ कर रखा, लाइक मेकअप या जो भी एलोवेरा जेल वगैरह वगैरह। इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट द पर्पज ऑफ क्लोथिंग हैज़ चेंज फ्रॉम फुलफिलिंग अ बेसिक नीड टू एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ। बेसिक नीड बन गया है भाई। अब जैसे मान लो अब मैं यहाँ पे आ जाऊँ अलग से ही कुछ कपड़े पहन करके, रंगारंग कार्यक्रम वाले कपड़े पहन के आ जाऊँ तो आपको भी शायद मज़ा नहीं आएगा। एक फॉर्मल लुक जरूरी है बीइंग अ टीचर, ठीक है। अब कह रहा पोस्चर की बात कर रहा, पोस्चर क्या करता है, पोस्चर रेफर्स टू द वे वी होल्ड आवर सेल्फ व्हेन वी स्टैंड, सिट, वॉक, टॉक और चूज नॉट टू टॉक। यानी पोस्चर पूरी बॉडीली बात करता है कि आपका पोस्चर कैसा है, आप ऐसे तो नहीं चलते हो, ठीक है ना, आप कैसे चलते हो, आप कुछ लोग ऐसे चलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा पोस्चर भी कम्युनिकेशन पे मैटर करता है, ठीक है ना। तो कई लोग जैसे हम बोलते हैं ना, कोई ऐसे करके चल रहा है, चौड़ा आ गया, चौड़ा आ गया, ऐसे करके बोल देते हैं। तो पोस्चर की बात कर रहा है यहाँ पे, ये भी कम्युनिकेशन पे बहुत मैटर करता है, ठीक है। और जैसे मान लो कोई किसी का पोस्चर ऐसा है और वो बात कर रहा है तो इंटरेस्ट आएगा क्या, जब वो इंटरेस्ट से सुनेगा नहीं तो उसको समझ नहीं आएगा और कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में क्या, पिछली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था कि कम्युनिकेशन को तब कंप्लीट माना जाएगा जब दोनों के द्वारा उसको समझ में आए वो चीज़। अब जेस्चर की बात कर रहा है। जेस्चर क्या होता है भाई, जेस्चर होता है आर मूवमेंट्स मेड बाई हैंड्स, हाथों से, जो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। हेड से मतलब कि हम कभी कभी बात करते करते अपने सर को भी लाते हैं, कभी आंखों को यहाँ देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, कह रहा है। और फेस, अपने फेस के जरिए जो हम मूवमेंट करते हैं। एप्रोप्रिएट जेस्चर सप्लीमेंट वर्बल कम्युनिकेशन एंड आर ऑल्सो कम्युनिकेशन इन देयर ऑन राइट। यानी ये भी इतने ही जरूरी होते हैं, ठीक है ना। और एक सप्लीमेंट का काम करता है वर्बल कम्युनिकेशन में भी है। ऐसा नहीं है कि भाई वर्बल कम्युनिकेशन में तो सिर्फ बात करनी है या फिर बात करनी है और फेशियल एक्सप्रेशन देने ही नहीं है। और जैसे मैं ओरल कम्युनिकेशन भी आपके सामने कर रहा हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन, बट उसके साथ मेरे जेस्चर भी काम कर रहा है, मेरा पोस्चर भी काम कर रहा है। आप मेरे से इस चीज़ को जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो भाई, फेशियल एक्सप्रेशन कह रहा है। फेशियल एक्सप्रेशंस क्या कहते हैं, तो अब जैसे मैंने बोला फेशियल एक्सप्रेशन क्या कहते हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है कि अगर कोई इंसान बहुत खुश दिल से बातें कर रहा है ना तो हमें उससे बात करने का मन करेगा, उसको सुनने का मन करेगा। अरे यार क्या हो गया भाई, ऐसे करके। तो फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ बहुत मैटर करेंगे, ठीक है ना। कह रहा फेशियल एक्सप्रेशन कम्युनिकेट टू द रिसीवर्स द इंटेंट ऑफ द मैसेज। यानी मैसेज के इंटेंट की बात करता है और हर मैसेज का इंटेंट यही होता है कि सामने वाला उसको ध्यान से पढ़े, ध्यान से सुने, ध्यान से समझे। तो जब आपका फेशियल एक्सप्रेशन मैटर करेगा ना तो आपकी आंखें बता देती हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। अब कह रहा है आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे मान लो हम किसी से बात करने जाएँ, कह रहा है और भाई कैसा है तू, ठीक हूँ यार मैं, कहाँ रहता है यार, आजकल तो पता ही नहीं कहाँ रहता हूँ, मेरा घर ही बिकने वाला है। तो आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है। कह रहा ऑफन आवर आईज कम्युनिकेट बेटर देन द वर्ड्स। आंखें ज़्यादा बोलती हैं अच्छे से, शब्दों से ज़्यादा वी अटर, जो हम बोलते हैं। वर्ड्स बिकम मोर पावरफुल व्हेन द स्पीकर मेक्स आई कांटेक्ट विद द लिसनर और रिसीवर ऑफ द मैसेज। अब सोचो मैं आपसे आई कांटेक्ट करके बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल आपके सामने ही खड़ा हूँ मैं, और मैं ऐसे करके बात करूँ, अरे यार ये कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल है, वर्बल है, इसको पढ़ लेना, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखो भाई, अब हमने देखो काइनेसिक्स पढ़ लिया था, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ जरा, देखो अभी दूसरे पे आ रहे, फिर इसको भी पढ़ेंगे, फिर उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो प्रोक्सिमिक्स क्या होता है, प्रोक्सिमिक्स कहता है भाई कि स्पेस और लैक ऑफ इट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज ऑल्सो स्पीक वॉल्यूम्स। अब समझ में नहीं आया, दोबारा से देखते हैं, जो रेड वाला उसको देखते हैं। कह रहा है वैन, लेकिन याद रखना ये वर्बल तो नहीं है, यहाँ कुछ बोलना नहीं है, वर्ड एक्सचेंज नहीं होंगे, लेकिन आप खुद से अंडरस्टैंड कर लोगे इस चीज़ को। अब देखो क्या कह रहा है ये, वैन वन हग्स समवन, जब कोई किसी को हक करता है, ठीक
ठीक है, थ्रू नो वर्ड्स, अब हक करते हो कुछ बोलते थोड़ी हैं लोग, ठीक है ना, आर एक्सचेंज्ड, कोई वर्ड्स एक्सचेंज नहीं होते हैं, बट द वार्मथ ऑफ द रिलेशनशिप कैन बी फेल्ट बाई बोथ, लेकिन महसूस हो जाता है कि प्यार कितना है, चाहे आपके मम्मी पापा आपको हक करें, चाहे आपका दोस्त आपको, चाहे आपकी दोस्त आपको हक करे, ये फील हो जाता है कि क्या सामने वाला कहना चाह रहा है, ठीक है, दिस इज कम्युनिकेशन, ये भी कम्युनिकेशन है, ठीक है। द स्टडी ऑफ फिजिकल स्पेस, यानी ये टोटली जो बात कर रहा है ना, ये फिजिकल स्पेस पे बात कर रहा है, ये जो आपका प्रोक्सिमिक्स है, पी से प्लेस, और कौन सा प्लेस, फिजिकल प्लेस, इसको याद रख लेना आप, ऐसे भी ध्यान रहेगा पेपर में, देखो प्रोक्सिमिक फिजिकल प्लेस, ठीक है ना, या फिजिकल स्पेस इन इंटरपर्सनल रिलेशंस इज कॉल्ड प्रोक्सिमिक्स, मतलब कि फिजिकल स्पेस इंटरपर्सनल रिलेशन में उसकी जो स्टडी करता है वो प्रोक्सिमिक्स होता है, ठीक है ना। और इसके बारे में किसने बात कर दी, एडवर्ड टी हॉल, इसको रखोगे तो अच्छी बात है। डिवाइड्स द कम्युनिकेशन स्पेस इनटू 4 जोन, 4 डिस्टिंक्ट जोन, अलग अलग 4 जोन में बांटा है प्रोक्सिमिक्स को इन्होंने, कितने जोन में, 4 जोन में। अब देखते जरा कैसे कैसे, या फिर मैं आपको चलो बता भी दूंगा साथ के साथ। 4 जोन क्या क्या है भाई, एक होता है इंटीमेट, इंटीमेट होता है बहुत करीबी, ठीक है ना, पर्सनल, फिर आता है सोशल, फिर आता है पब्लिक। अब देखो इन्होंने कैसे जोड़ा है, इन्होंने ना कुछ गैप दे दिया है कि इंटीमेट में कितना गैप होता है, मतलब कोई इंसान अगर पास खड़ा होकर बात कर रहा है तो आपके खड़े होने के मतलब आप उससे कितना पास खड़े हो ये चीज़ दिखा देगा कि वो आपसे इंटीमेट है, पर्सनल है, सोशल है, पब्लिक है, ठीक है। देखो कह रहा है इंटीमेट जोन क्या होता है, एक्सटेंड जस्ट टू 18 इंचीज़, सिर्फ 18 इंचीज़ की दूरी पर खड़े होकर के हम जिनसे बात करते हैं वो इंटीमेट होता है। जैसे कैसे, मेंबर्स ऑफ फैमिली, भाई पापा मम्मी ऐसे तो बात करते हैं, आए तुम्हारे कंधे पे हाथ रख दिया, ठीक है ना, या आपकी मान लो वाइफ है या आपके हस्बैंड है तो कंधे पे हाथ रख देंगे, लेकिन हर कोई थोड़ी रख सकता है, तो वो इंटीमेट जोन हो गया उसका वो, ठीक है, पहला, जो कि जिनसे हमारी दूरी सिर्फ 18 इंच की दूरी होती है। 18 इंच कितना होता है आपको पता ही है, यानी इतनी दूरी में हम रह सकते हैं, बात कर सकते हैं नॉर्मल ऐसे ऐसे, ठीक है ना। एंड पेरेंट्स यूजली कम्युनिकेट इन दिस जोन, इस जोन में वही लोग बात करते हैं। अ हैंड शेक, अ पैट ऑन द बैक, यानी पीठ थपथपाना, पैट मतलब, ठीक है ना, और हैंडशेक हेलो मिलाना। अब ऐसा तो नहीं है हेलो इतनी दूर से, अरे भाई कैसा है तू, ऐसे करके हेलो मिलाएंगे, ठीक है ना। कह रहा और अ हग आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन इन द इंटीमेट जोन। अब हग भी तो ऐसे होगा, ऐसे तो नहीं है ना 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 भाग भाग के जाओ और दूर से ही हग कर रहे हैं ऐसे करके, भाई हग तो पास आके करेंगे ना, ये गैप भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब पर्सनल क्या कहता है, पर्सनल कहता है 18 इंच से 4 फीट तक की दूरी होती है बीच में, 18 इंच से 4 फीट तक की जरूरत है वो पर्सनल होता है। पर्सनल कैसे भाई, देखो क्लोज फ्रेंड, कलीग, पीयर कम्युनिकेट इन दिस जोन। अब भाई मेरा कलीग थोड़ी आके मेरे को हक कर लेगा या कर लेगी, अगर मैं लड़का हूँ तो मेरी कलीग थोड़ी मेरे को आके हक कर लेगी, वो हक तो अपने भाई को या बहन को या अपने हस्बैंड को करेगी। तो अब इसको पर्सनल से आप समझ पा रहे होगे, इंटीमेट जो होता है उसे हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं, रिलेटिव होते हैं, या हमारी स्पाउस होती है, ठीक है। क्लोज फ्रेंड, कलीग, पीयर्स जो आपके साथ पढ़ रहे हैं या जो आपके साथ जॉब कर रहे हैं। दिस जोन इज़ पर्सनल एंड इज़ क्वाइट अ रिलैक्स्ड एंड कैजुअल प्लेस, एक पर्सनल और एक कैजुअल प्लेस है, रिलैक्स रहता है, यहाँ पे इंसान को कोई टेंशन नहीं होती है। अब सोशल क्या कहता है, देखो जरा भाई, सोशल बात करता है, देखो 4 फीट पे ख़त्म हो गया था ये, या 18 इंच पे ख़त्म हो गया था, या 18 से 4 पे गया, ये 4 से कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा, 4 से 12 पे जा रहा है ये, यानी 4 फुट से 12 फीट तक की दूरी हो सकती है पब्लिकली। अब कैसे, अब जरा एक चीज़ सोचो कि जो जैसे हमने कहीं इंटरव्यू दिया है तो इंटरव्यू हमारे कहाँ जो इंटरव्यू ले रहा है वो कहाँ खड़ा रहता है, हमारे सामने बिल्कुल कुर्सी पे चिपक के बैठा होता है क्या, हमसे लगभग 4 से 12 फीट की दूरी पे होता है, आपको पता होगा अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो वही यहाँ पे आपको दिख जाएगा एग्जाम्पल में। इन दिस जोन रिलेशनशिप्स आर मोर फॉर्मल, ज़्यादा फॉर्मल होता है, ठीक है ना, एंड ऑफिशियल भी होता है। द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द इंटरव्यूअर्स, आपके बीच में और इंटरव्यूअर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है इन एन इंटरव्यू प्लेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल जोन। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके टीचर भी आपको पढ़ाते हो तो लगभग 4 फीट की दूरी पे तो पढ़ाते ही होंगे लगभग, है ना। तो 4 फीट से 12 फीट, 12 फीट तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हाँ हो सकता है कि ऑफिशियल बड़ी कोई कंपनी है तो हो सकता है दूर दूर से ही बात करें। अब पब्लिक की बात करते हैं, भाई पब्लिक जोन क्या होता है, पब्लिक जोन के लिए देखो भाई ये 4 से 12 फीट पे ख़त्म हो गया था, ये 12 फीट से कहाँ ख़त्म हो रहा है, 25 फीट पे, यानी यहाँ पर जो डिस्कशन होगा, बातें होंगी इतने गैप के साथ होंगी, 12 से 25 फीट। ये पब्लिक जोन कहाँ पे आता है, देखते हैं ज़रा। आई थिंक जब नेता लोग जब भाषण देते होंगे तो इतनी दूरी के साथ तो देते हैं, चलो पढ़ते हैं।
एंड में एक्सटेंड टू 25 फीट और टू द रेंज ऑफ आई साइट एंड हियरिंग, यानी आँखों की दूरी की रेंज में और सुनने की रेंज में रहता है। इवेंट्स आर फॉर्मल इन दिस जोन, यानी इससे भी फॉर्मल कह सकते हो एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द प्राइम मिनिस्टर, यानी जब प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मंत्री कोई स्पीच देता है, कोई लेक्चर देता है, ठीक है ना, तो वो इस के अकॉर्डिंग बात करता है। हालांकि देखो इसका कोई यूज़ नहीं है, बट आपके एग्जाम में आ जाएगा तो ज़रूरी है ना। अब ये आप इसको ध्यान रखना, मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा दूंगा। देखो ज़रा, ये दिख रहा है आपको इंटीमेट बहुत कम है, फिर आपको पर्सनल दिख रहा है, फिर आपको क्या दिख रहा है, सोशल दिख रहा है। सोशल कितना था, पर्सनल कितना था, देखो ये था 18 इंच तक। इसकी मैं चेंज करता हूँ, देखो ये आपका था 18 इंच तक था, और ये आपका 18 से, ये आपका था 4 से 12, और ये आपका था 12 से 25, ठीक है ना। और ये आपका आई थिंक था 18 से 18 इंच से 4 फीट, ऐसा ही तो था। देखो ज़रा, क्योंकि जो इस पे ख़त्म हो रहा था वो यहाँ से शुरू हो रहा था, ये यहाँ पे 4 फीट पे ख़त्म हुआ, यहाँ शुरू हो गया, ये 12 पे ख़त्म हुआ। आप देख सकते हैं एक बार पीछे ज़रा देख लो एक बार ज़रा। कह रहा भाई देखो पर्सनल आपका कहाँ है, 18 से 4 है, दिख रहा है आपको पीछे, देखो ज़रा एक बार, पर्सनल आपका है 18 से 4, क्लियर है। फिर आपका ये 18 इंच तक है, तो आपका इंटीमेट जो जोन है वो 18 इंच है। सोशल स्पेस आपका कितना है, 4 से 12 है, दिख रहा है आपको। पब्लिक स्पेस आपका कितना, 12 से 25 है, देख लो भाई, क्लियर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ ये रहा आगे। अब देखो काइनेसिक्स हो गया, प्रोक्सिमिक्स हो गया, ठीक है ना। अब आ गया क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स क्या होता है, अजीब अजीब सी चीज़ें लग रही हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो भाई ये बात करता है टाइम पे। द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ टाइम टू कम्युनिकेट इज नोन एज क्रोनेमिक्स। अब अगर हमें किसी से बात करनी तो एक टाइम पीरियड लेके चलते हैं ना, हमें इससे इतनी बात करनी है। जैसे मेरे को वीडियो बनानी है तो मुझे पता है भाई 1 शॉट वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम इतनी बनाएं ताकि आप उसको देख सकें। अब मैं उसका पालन ही ना करूँ और मैं बना दूँ 4 घंटे की, तो आप देखोगे थोड़ी, आप तो 1 घंटे की भी नहीं देखते हो, और देखते हो तो देखते हो, लाइक नहीं करते हो ना कमेंट करते हो। तो यार लाइक कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं करी है तो, और कमेंट भी कर देना। और चलो ठीक है कमेंट मत करो, पर एटलीस्ट वीडियो पूरी देखना यार, वीडियो पूरी देखना ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सको। और एग्ज़ाम जब हो जाए तो बताना जरूर कि हमारा एग्ज़ाम कैसा गया, इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली। तो ये क्रोनेमिक्स की बात करता है। ये किसकी बात करता है, क्रोनेमिक्स की, जहाँ टाइम की बात हो। किसकी बात हो, टाइम की। कह रहा द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ टाइम टू कम्युनिकेट इज नोन एज क्रोनेमिक्स, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, या मैं सोचूं इसकी कोई ट्रिक अगर मैं बना दूं तो इसकी ट्रिक मेरे को अभी नहीं दिख रही है, ठीक है, चलो कोई नहीं, नहीं समझ में आ रहा है। अब देखो कह रहा है टाइम इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स व्हेन वी आर लेट फॉर एन अपॉइंटमेंट। अगर हम किसी अपॉइंटमेंट के लिए लेट होते हैं तो पीपल रिएक्ट करते हैं नेगेटिवली, नेगेटिव रिएक्ट करते हैं। इफ़ वी आर अराइव अर्ली, अगर जल्दी पहुंचते हैं तो क्या है, वी आर कंसिडर ओवर ईगर, यानी कि ऐसे कंसिडर किया जाता है कि भाई हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं इस चीज़ को करने के लिए, यानी हम एक्साइटेड हैं करने के लिए इसको, ठीक है ना। अब देखो भाई इसकी ट्रिक बन गई है, अगर आपको याद हो पाए तो देखो भाई क्रोनेमिक्स में ना RON लिखा है। देखो भाई टाइम पे सीख जाओ वरना रोना पड़ेगा। RON रोना, RON रोना, और ये बात करता है स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम, स्टडी ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, ठीक है ना, रोना पड़ेगा वरना बाद में। अब कहता है भाई हैप्टिक्स। हैप्टिक्स क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ टच। भाई ये कौन सी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज ऑफ टच। हमने फॉरेन लैंग्वेज सुना है, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज सुना है, फ्रेंच लैंग्वेज सुना है, पर ये कौन सी लैंग्वेज है, चलो पढ़ते हैं। वी ऑल्सो कम्युनिकेट विद आर सेंस ऑफ टच विच इज़ नोन एज हैप्टिक्स। अपनी महसूस मतलब सेंस के थ्रू भी हम जहाँ कम्युनिकेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्टिक्स। द वे वी कम्युनिकेट बाई आर फिजिकल कॉन्टैक्ट और बाई टचिंग द अदर पर्सन इज़ नोन एज हैप्टिक्स। ये कैसा है लैंग्वेज ऑफ टच, कह रहा है किसिंग, भाई बिना टच हुए तो किस नहीं हो सकती है, ठीक है ना। स्लैपिंग, चाटा मारना, वो भी बिना दूर से थोड़ी चाटा मार देंगे फेंक के, ले भाई। और उसके बाद शेकिंग हैंड्स, वो भी टच होता है, ठीक है ना। और वो क्या आता है, आर वेज ऑफ हैप्टिक्स, हैप्टिक्स की बात करता है। तो ये आपको ध्यान रहेगा, हैप्टिक्स कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो भाई हैंडशेक, तरीका बता रहा हूँ याद करने का, हैंडशेक यानी लैंग्वेज ऑफ टच, लैंग्वेज ऑफ टच। और ज़्यादा टच कर दोगे तो कोई आपको बोल देगा हप, तो ये HAP मतलब हप, हप हो जाएगा अगर तुमने टच कर दिया, तो लैंग्वेज ऑफ टच की बात कर रहा है, ठीक है। आगे देखो भाई
अब ये आपका पैरा लैंग्वेज आ गया। हमने लगभग कितने करा दिया आप देख लो जरा, मैं एक बार आपको दोबारा दिखा दूं मैं। ये देखो आपका, देखो काइनेसिक्स था, प्रोक्सेमिक्स था, क्रोनेमिक्स था, हेप्टिक्स था। क्रोनेमिक्स मतलब रोना होगा अगर टाइम पे काम नहीं किया, तो स्टडी ऑफ टाइम की बात करता है। हप मतलब लैंग्वेज ऑफ टच, ज़्यादा टच करोगे तो हप हो जाएगा। फिर पैरा लैंग्वेज है, यानी ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टॉपिक अब खत्म हो जाएगा जो मैं अब आपको करवा रहा हूँ। देखो ये पैरा लैंग्वेज क्या होता है, कहता है पैरा लैंग्वेज इज द वे, मैं फिर से कह रहा हूँ नॉन वर्बल क्या होता है, जहाँ शब्दों का आदान प्रदान नहीं करते और फिर भी कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, कैसे? इज अ वे मीनिंग इज कन्वेड बाई हाउ वी से थिंग्स वाइल स्पीकिंग। हम बात करते हुए कैसे किसी बात को रखते हैं, कैसे कहते हैं, वो एक तरीका होता है सामने वाले को आपके बारे में बताना। सामने वाले को, हाँ सामने वाले को आपके बारे में बताना। कह रहा व्हेन अ टेलीफोन बेल रिंग्स, जब एक टेलीफोन की घंटी बजती है और जब आप फ़ोन उठा के क्या बोलते हो, हेलो, तो हेलो से रिसीवर को सिर्फ ये थोड़ी पता चलता है कि आप उसको ग्रीट कर रहे हो, ये भी पता चलता है भाई लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रही है। तो यानी एक तरीके का उसको समझ में आ गया कि मुझे इससे कैसे बात करनी है। अगर एक मान लो हमने किसी दोस्त के अगर फ़ोन किया, अक्सर हम फ़ोन करते हैं, कहाँ है बे, जल्दी आ जा। इतना हम फ़ोन उठाएं, उसकी मम्मी ने उठा लिया या बहन ने उठा लिया, यार हेलो दीदी ओ ज़रा उसको भेज देना। तो सिर्फ ग्रीट नहीं करना है, ये भी बताता है अबाउट द जेंडर ऑफ द पर्सन, फिर कम्युनिकेशन कैसे करना है। ठीक है ना, द वॉइस इज ऑफ समवन फैमिलियर एंड द सोशल लिंग्विस्टिक educational background of the person calling. All these are not contained in the word hello but are manifest in the way the word is spoken. इन सबसे पता चल जाता है उसका जेंडर कैसा, उससे बात कैसे करनी है, वो कितना फेमिलियर है, वो बड़ा है या छोटा, हर एक चीज़ मैटर करता है। पैरा लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बात करता है। वोकलाइजेशंस ऑफ वर्ड्स, देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इट, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उस पर बात कर रहा है भाई। वॉल्यूम वेरिएशन पहला, फिर स्पीड ऑफ स्पीकिंग, ठीक है ना, फिर होता है पोज, कि आपने बोलते बोलते पोज दिया क्या। एक वर्ड होता है इंटोनेशन, इंटोनेशन होता है अनुतान, उतार और चढ़ाव को क्या बोलते हैं, इंटोनेशन, कि पोज आपका। और फिर आपका वर्ड स्ट्रेस, आपने किसी शब्द पे कितना जोर दिया है। जैसे कपिल शर्मा का वो शो आता है, उसमें कहता है ना अब शुरू करते हैं खेला, तो वर्ड स्ट्रेस की वो बात करता है ऐसे करके। फिर वो कह रहा है इन्फ्लेक्शन की बात कर रहा है। इन्फ्लेक्शन क्या होता है भाई, इन्फ्लेक्शन आर द स्मॉल बीट्स ऑफ साउंड्स दैट आर अटैच टू द अटरेंस, यानी कुछ छोटे छोटे शब्द हैं, आप उसको कैसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ मैटर करती है। नॉन फ्लुएंसीज क्या होता है, जैसे नॉन फ्लुएंसीज क्या होता है, जिसको फ्लुएंसी है ना वो बिना रुके बोलेगा, और जो थोड़ा बहुत कमज़ोर है नॉन मतलब फ्लुएंसी में, वो करेगा अर आ ऊ ऐसे करते हैं। ओ ओके आई वॉज गोइंग देयर, ओके आई वॉज गोइंग देयर, ओ ऐसे करके। तो ये नॉन फ्लुएंसी की बात करता है। ये सारी चीज़ें मैटर करती है पैरा लैंग्वेज में। ठीक है ना, वॉल्यूम वेरिएशन कैसा होता है आपका भाई, आपका वेरिएशन वॉल्यूम वेरिएशन, आप टोन को हाई रखोगे लो रखोगे, सॉरी हाई रखोगे लो रखोगे, ठीक है ना। और स्पीड ऑफ स्पीकिंग, आपकी स्पीकिंग की स्पीड कैसी है भाई। अगर कोई छोटा आपसे बात कर रहा है जिसकी नॉलेज कम है, तो आप उसके साथ एक नॉर्मल लेवल पे नॉर्मल स्पीड पे बात करेंगे। पोज आप थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, ठीक है, और वर्ड स्ट्रेस भी आप उसमें थोड़ा सा ज़्यादा देंगे। अब कह रहा है साइन लैंग्वेज क्या होता है। साइन लैंग्वेज क्या होता है भाई, यहाँ भी शब्दों का आदान प्रदान नहीं करना, लेकिन सामने वाले को समझ में आ जाए। अब चलो बात करते हैं कि एग्जांपल देता हूँ। रेड लाइट होती है, क्या वहाँ पे आवाज़ आती है ओए रुक जा गाड़ी रुक जा भाई, वो वहाँ से निकल रहा है, नहीं ना। ये साइन लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है। कहता है साइन लैंग्वेज रेफर्स टू सिम्बल्स विच आर कॉमनली यूज्ड, जो कॉमनली यूज्ड है विद इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, हर एक मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में पूरे में, और कम्युनिकेटिव ग्रुप टू मीन समथिंग दैट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी, कि वो सबके लिए कांस्टेंट हो, मतलब चेंज हर किसी लिए चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स सबके लिए कॉमन है भाई, आर साइंस और सिंबल दैट आर कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड में वो कॉमन है। ठीक है ना, कह रहा है कि these signs are abstractions which people agree on the meanings to make it work। ये एक बिना बोले समझने वाली बात है कि भाई रेड लाइट है तो रुकना है, नहीं रुकोगे तो फिर चालान भी हो जाना है भाई, सिंपल सी बात है, लेकिन रुकना है, रुकना भी चाहिए वैसे। अदर एग्जाम्पल ऑफ साइन आर रोड सिग्नल्स, ग्राफ्स, मैप्स, अलार्म्स, सायरन, सायरन भी तो होता है, मान लो गाड़ी चल वो थोड़ी बोलता है ओए गाड़ी में मरीज है, लेकिन आप उस सिंबल से समझ जाते हो कि कुछ इमरजेंसी है, हमें जगह देनी है। अब साइन लैंग्वेज के तीन होते हैं, ऑडियो साइंस होते हैं, एक आपका विजुअल साइंस होते हैं, एक आपका ऑडियो विजुअल साइंस होते हैं। विजुअल साइंस वही रेड लाइट का हो गया, ऑडियो साइंस का अभी मुझे ऐसा एग्जांपल नहीं याद आ रहा है, आप थोड़ी सी खुद से मेहनत कर लेना, ठीक है।
अब देखो भाई आपका चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लो, इतना बड़ा था वो, इतना इंपॉर्टेंट है। कह रहा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। लेकिन उससे पहले देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। डिफाइन कम्युनिकेशन मैं आपको करा दिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैं आपको भी करवाऊंगा। व्हाट आर द टू एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, आप खुद से सोच लेना, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा भाई देखो अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। आपको चाहिए दो लोग, एक जो बोलेगा और दूसरा जो सुनेगा। अब वो बोलेगा किसी मीडियम के जरिए बोलेगा, क्लियर है ना बात। देखो भाई एक जो बोलने वाला होता है सेंडर होता है, क्या होता है, सेंडर, बोलने वाला ये रहा, ठीक है, सुनने वाला ये रहा। अब ये किस मीडियम के जरिए बोलेगा, कोई मीडियम चाहिए होगा, पर्टिकुलर चैनल और मीडिया या मीडियम, ठीक है ना। अब ये जिस भी मैसेज को बोलेगा एनकोड करके बोलेगा और रिसीवर उसको डिकोड करेगा, यानी कि जो उसने बोला उसको समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जब वो समझ जाएगा तो क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। तो भाई रिप्लाई के लिए आता है आपका फीडबैक, क्या होता है, फीडबैक करेगा। और फीडबैक से फिर सामने वाले को समझ में आएगा कि हाँ भाई हमारा कम्युनिकेशन पूरा हो गया। ये प्रोसेस है, मैंने डायग्राम के थ्रू बता दिया। ऐसे बताता तो पूरा समझाना पड़ता, बहुत टाइम लगता, वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। अब देखो भाई फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। गारंटी से कह रहा हूँ बेटा पास तो ही जाओगे, हो सकता है 50 से 60 नंबर आ जाए, ठीक है। अब देखो कम्युनिकेशन के जो फंक्शंस होते हैं ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होते हैं। इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट अलग होता है उसका, यानी एक पर्टिकुलर एक पर्सन को लेकर के। क्या भाई, इट प्रोवाइड्स नॉलेज। अब जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपके साथ, क्या आपको नॉलेज नहीं मिल रही है, मिल रही है ना। तो इट प्रोवाइड्स नॉलेज, नॉलेज प्रोवाइड कराता है। देखो वर्क फंक्शन प्लस एस आ गया, मैं आपको हर वीडियो में करवाता हूँ ये कि ताहती है, इसकी हिंदी ताहती है से बनेगी खत्म होने पे। ये नॉलेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। इट गिव्स वे टू कॉमर्शियल सक्सेस, एक सक्सेस कॉमर्शियल सक्सेस के लिए एक रास्ता दिखाता है। इट एनफोर्सेस, एस आ गया वर्क के साथ, एंड एडजस्ट, एस आ गया, ये एनफोर्स करता है, एडजस्ट करता है क्या, बिहेवियरल पैटर्न्स को, उन पैटर्न्स को ये एनफोर्स करता है और एडजस्ट करता है। कम्युनिकेशन के द्वारा ही तो हम एडजस्ट करते हैं ना। जैसे मान लो अगर हम कहीं भी जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, आप फैमिली हो, आपकी 2 सीट उधर चलेगी तो आप किसी से कम्युनिकेट करोगे, सर हमारी फैमिली हमारे साथ है, आप वहाँ बैठ जाइए अगर बैठ सकते हैं तो। करेक्ट, इट हेल्प्स इन सोशलाइजेशन एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप। कह रहा है ये सोशलाइजेशन में मदद करता है और रिलेशनशिप बिल्ड करता है। इट क्रिएट्स लेजेंड्स, भाई लेजेंड्स भी तो यहीं से क्रिएट होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन से। ये इंडिविजुअल है, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से सीखता है, तो ये सब चीज़ें सीख सकता है। वो रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है, वो समाज में सुधार ला सकता है, वो नॉलेज ले सकता है, वो सक्सेस ले सकता है। अब देखो भाई सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कर रहा है ये लोगों को एडुकेट करता है, यानी कि सोशल कॉन्टेक्ट नहीं, समाज से रिलेट जो होता है। अब मान लो मैंने सीखा इंडिविजुअली, तभी तो मैं समाज में क्या करूँगा, लोगों को एडुकेट कर पाऊंगा। एस आ गया, एडुकेट करता है एंड मेक्स देम कैपेबल ऑन वेरियस फ्रंट्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको कैपेबल करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन सोशल रिवॉल्यूशन, भाई सोशल रिवॉल्यूशन भी तो ऐसे ही होता है कम्युनिकेशन से। जैसे अन्ना हजारे थे, ठीक है, थे नहीं मतलब हैं, अन्ना हजारे जब अनशन पे बैठे थे, ठीक है, तो सोशल रिवॉल्यूशन में मदद करता है ये। एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी कम्युनिकेशन के द्वारा ही तो होता है। जैसे गांधी जी ने किया या सुभाष चंद्र बोस जी ने किया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब कम्युनिकेशन ही नहीं होती तो। जैसे तुषार कपूर बोलता था ना गोलमाल में, ओ, तो आप क्या बोलते हैं, आप तो कोशिश ही करते रहते समझने की, लेकिन वहाँ से एक बार में समझ गए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये क्या है, सोशल रिवॉल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और ये क्या करता है, परफॉर्म करता है इंसिडेंटल न्यूट्रल फंक्शंस। न्यूट्रल फंक्शंस को मतलब उनको ये परफॉर्म्स करता है किसी भी तरीके के फंक्शंस को। इट बिल्ड्स एन इमेज ऑफ इंडिविजुअल्स। अब मान लो मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है तो मेरी एक अलग से इमेज बनेगी ना, ऑफ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे टाटा की एक इमेज बनी हुई है, ठीक है, इन द माइंड्स ऑफ द मासिस मतलब होता है पूरी जनता के सामने। अब इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बड़ा था। अब एक ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट भी होता है। पहला हुआ इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट, याद रखना, इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट, फिर सोशल कॉन्टेक्स्ट, फिर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्ट्स। भाई इसरो याद है सभी को, इसरो में से आर हटा देना, ISO, ठीक है। क्या रहा, इंडिविजुअल में क्या करता है, नॉलेज देता है, ठीक है ना, और सक्सेस देता है, लेजेंड क्रिएट करता है। और सोशल में क्या था भाई, लोगों को एडुकेट करता है, मास को रिप्रेजेंट करता है, किसी की इमेज बनाता है। कह रहा है ये एक इसेंशियल टूल का काम करता है बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में। भाई बिना, जैसे मान लो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तभी तो हमारी बात को समझेगा वो।
इट असिस्ट्स इन डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करता है ये। इट कीप द एम्प्लॉयज़ एनलाइटेंड, एम्प्लॉयज़ को खुश रखता है, ठीक है ना, मोटिवेट रखता है। इट इन्फॉर्म्स द एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर ऑब्लिगेशंस, एम्प्लॉयज़ को बताता है भाई तेरी ऑब्लिगेशंस क्या क्या, तेरे काम क्या क्या हैं। इट बिल्ड्स गुड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, बेसिकली बिजनेस की बात कर रहा है, बिजनेस में कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करता है। देखो भाई बिजनेस में कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अच्छा रिलेशन होगा, ठीक है, एम्प्लॉय मोटिवेट फील करेगा, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी एम्प्लॉयर की, और एक इसेंशियल टूल बनेगा सक्सेस में। इट डायरेक्ट्स विद फाइननेस, ये फाइननेस पे बात करता है, नहीं सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। इट प्रमोट्स लीडरशिप इफेक्टिवनेस, कि लीडरशिप को इफेक्टिव बनाता है। अब सोचो गूंगा लीडर हो तो कैसे इफेक्टिव बनेगा, लेकिन वहीं पर लीडर दमदार कम्युनिकेट करने वाला हो तो सब कुछ अच्छे से होगा। कह रहा है इट इवेल्युएट्स परफॉर्मेंस फॉर कंट्रोल, ये परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट मतलब इवेल्युएशन करता है उसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी बता रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट कर लोगे। व्हाट फंक्शन डज कम्युनिकेशन फुलफिल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली ये दो ही क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दूँ पेपर में अगर आएगा तो ये ऐसे ही आएगा, फंक्शंस के नाम पे आएगा, ठीक है। बाकी मैंने लिखा नहीं है, आप खुद से देखना। बेसिक मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करता है, इंटरेक्ट करता है मेंबर ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट कोऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज एक्शंस, उसको कोई और फीडबैक देता है लोअर कैडर्स को। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। ये पेपर में आ चुका है, 2 बार मैंने 2 पेपर देखे, दोनों में मैंने इसको देखा है, तो मैं आपको बता दूं। देखो भाई कम्युनिकेशन हमने बता दिया कि एक इंसान बोलेगा एक सुनेगा, लेकिन दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आनी चाहिए, तब जाके कम्युनिकेशन पूरा माना जाएगा। अब इसको हम इफेक्टिव कैसे करेंगे, अब थोड़ा सा दूर चलते हैं। मान लो मैंने बोला, किसी ने सुना और उसको समझ नहीं आया, क्यों नहीं समझ में आया होगा? हो सकता है कि मेरे बोलने का तरीका सही ना हो सकता है कि मैं जब बोल रहा हूँगा तो या तो मेरे वहाँ पे फिजिकल नॉइज़ ज़्यादा आ रही होगी, या हो सकता है सुनने वाले के घर में ज़्यादा शोर हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता था वो नहीं हो पाया। तो अब हम यहाँ पे यही बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे काम करता है और कैसे किया जाए। भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको ना ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि आपको बोलना क्यों है। जैसे आज मैं जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि जुलाई में पेपर है कम्युनिकेशन, आई थिंक 2 या 3 जुलाई को, तो मुझे ऑब्जेक्ट पता है, इसलिए मैं वन शॉट वीडियो में सब कुछ कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मस्ट नो द ऑब्जेक्टिव टू कम्युनिकेट। सबसे पहले तो भाई ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर होने चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। ये मैंने आपको हेडिंग दिया, आप खुद से कर लेना, ऐसा ही मत लिख के आ जाना पूरा का पूरा, ठीक है ना। फिर उसका जब आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तभी तो आप प्रेजेंट करोगे अपने थॉट्स को। आई नो माई ऑब्जेक्टिव्स फॉर दिस वीडियो, तभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम प्रेजेंटिंग माई नॉलेज टूवर्ड्स यू या इन फ्रंट ऑफ यू। कह रहा प्रेजेंटेशन ऑफ द थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस ईटीसी विद क्लैरिटी एंड इंटीग्रिटी, सबसे मेन है भाई। क्लैरिटी के साथ नहीं बोलूँगा तो कैसे समझ में आएगा, और जब समझ ही नहीं आएगा तो इफेक्टिव कहाँ से होगा, ठीक है। कह रहा है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी, कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए भाई। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी गुड। अच्छा जैसे मान लो कि हमारे माइक है बहुत अच्छा है भाई, अच्छे से इसमें फ़ैन की आवाज़ नहीं आती, ऐसी नॉर्मल कोई माइक होता तो फ़ैन की आवाज़ आती है इसमें, तो वो अच्छा होना चाहिए। कह रहा है अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट नॉट नॉइजी, एनवायरनमेंट नॉइजी नहीं होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। पता चले मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और पीछे लेकर थोड़े से ढक 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 चल रहा है, ठीक है ना, तो आवाज़ किसकी आएगी, मैं बोलूँ हेलो और जाएगी ठक। तो अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट होना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। कह रहा है पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स बहुत मैटर करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन, पिच, वॉइस, आई कांटेक्ट, ये सब मैटर करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैंने क्या बोला कि आप मेरे से बात करो और भाई कैसा है, मैं कहूँ ठीक हूँ यार, क्या कर रहा है, कुछ नहीं यार खड़ा हूँ यार, मैं नीचे देख के बात कर रहा हूँ, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा हम लोग के बीच में। थोड़ी देर में आप क्या कहोगे, ए तू तो सुनी नहीं यार, चल यार मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इस तरीके से आ सकता है भाई कम्युनिकेशन के बैरियर क्या क्या हैं और वो बैरियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कैसे हैम्पर करते हैं, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, ठीक है ना। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये आ सकता है हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं, किस चीज़ के थ्रू, तो वो भी आपका क्वेश्चन आता है। तो देखो भाई कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए हम ये 7 C's पे काम करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं पर मैं लिख दूँ, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इससे तो डायरेक्ट 20 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है पूरा का पूरा। कह रहा भाई 7 C होते हैं इंग्लिश में जिसके जरिए आप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हो। वो 7 कौन कौन से, देखो मैं आपको पहले बता दूँ, ये मैंने 2 लिख रखे हैं एक ही बॉक्स में, ठीक है। ये और मैंने ऑब्लिक क्यों दे रखा है, ताकि आप इसको ईजिली समझ सकें। 1 2 3 3 3 6 और एक साथ। देखो सबसे पहली बात भाई सोचो जरा,
बिना इसको देखे मैं आपको बताऊं, अगर मैंने आपको कोई बात बोली और अधूरी बताई तो क्या आप उसको समझ पाओगे? कम्युनिकेशन अच्छा होगा? नहीं होगा ना। तो सबसे पहला पॉइंट है कंप्लीट, बात पूरी होगी तभी तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। फिर मैंने बात बोली और बीच में बात करते करते सो रहा हूँ मैं, ठीक है ना, या ऐसे करके बात कर रहा हूँ, क्लियर मैं कुछ भी नहीं समझा रहा हूँ तुम्हें, तो दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखो, अब मैं बात को लंबा खींचे जा रहा हूँ, ले लंबा खूब लंबा खींचे जा रहा हूँ, लेकिन टॉपिक पे नहीं आ रहा हूँ, तो आप क्या होगे, बोर हो जाओगे। क्योंकि भाई कम्युनिकेशन अगर मैं कितना ही अच्छा बोलूँ, अगर सामने वाला ध्यान नहीं देगा तो कैसे समझेगा? तो कंसाइज होना चाहिए, वो शॉर्ट होना चाहिए, यानी अच्छे से छोटी छोटी बात में अपनी बात को रख दें। उसके बाद कंसिडरेशन पे बाद में चलते हैं। करेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कम्युनिकेट किया भारत के प्रधानमंत्री श्री केजरीवाल जी हैं, करेक्ट नहीं है ना, तो इफेक्टिव नहीं हुआ। कि आपका कम्युनिकेशन करेक्ट होना चाहिए। देखो कंप्लीट हो गया, अधूरा नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए, करेक्ट हो गया, छोटा होना चाहिए, कंसाइज हो गया, और क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है कंक्रीट होना चाहिए। अभी कंक्रीट आप पढ़ लेना, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ क्लियर और ये कर्टिसी और ये कंसिडरेशन बता दूँ। कर्टिसी क्या होता है? कर्टिसी का मतलब होता है पोलाइट। जैसे कि मान लो कि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ और कहूँ, ओए गधे के बच्चे, या कुछ भी हार्श वर्ड में कुछ यूज़ करूँ, ठीक है, तो कम्युनिकेट हो पाएगा क्या अच्छे से? हर इंसान अच्छे से सुनना चाहता है बात को। अब मैं उनको कुछ उल्टा बोलूँ, पोलाइटली उनसे ना बात करूँ, तो कर्टिसी होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन क्या होता है? जैसे मान लो भाई ए ने बोला बी को, यही था एनकोड मैसेज, और बी यहाँ पर ये रिप्लाई तब करेगा बी जब वो समझ पाएगा चीज़ों को, ठीक है ना। तो ऐसा कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए मैसेज आपका या कम्युनिकेशन, कि सामने वाला जो है उसको समझने की कोशिश करे और उसको समझ पाए, कंसीडर कर पाए उसको समझने के लिए कि हाँ ये मुझे समझ में आ रहा है। क्लियर होगी बात? कंक्रीट आप पढ़ लेना, ये मैंने होमवर्क आपको दे दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप भी पढ़ोगे ना, आप अपनी एसएल की बुक से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ से। 7वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अब देखो भाई, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और ग्रेप वाइन, ये भी बहुत ज़रूरी है। हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किया था, याद आ रहा है? कम्युनिकेशन के टाइप में फॉर्मल और इनफॉर्मल, वर्बल और नॉन वर्बल, और ओरल और रिटन था, ठीक है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आएगा, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन ग्रेप वाइन के नाम से आता है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? और बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ भाई, ग्रेप वाइन का मतलब होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखो इनफॉर्मल हम क्या होता है, जो हम अपने दोस्तों से यानी रिलेटिव ब्लड रिलेशन के अलावा बात करें। तो देखो भाई, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर वो बात करेगा, नहीं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन का मतलब क्या है? अंगूर की बेल, जैसे ना अंगूर की बेल होती है ना, ये लटके रहते हैं अंगूर, तो कह रहा है उसकी कुछ चैन होती हैं। सीधे सीधे आप ये लिख देना उठा के, भाई सिंगल चैन होती है, गॉसिप चैन होती है, प्रोबेबिलिटी चैन होती है, क्लस्टर चैन होती है, ठीक है। तो वही होता है। अब देखो इनफॉर्मल क्या होता है? दोस्ती यारी में जो बात करते हैं, आप देखना जरा, जो गॉसिप होती है ना वो दोस्तों यारों में होती है। आप अपने ऑफिस में बॉस के साथ गॉसिप नहीं कर सकते हैं। तो कह रहा है कि देखो भाई, यहाँ पे मैंने इसको डायग्राम से भी समझा रखा है बाद में, पहले मैं आपको ऐसे बता दूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहा सिंगल स्ट्रैंड चेन होती है। सिंगल स्ट्रैंड चेन क्या होती है? वेयर इन्फॉर्मेशन पासिस फ्रॉम ए टू बी। ए ने बी को बताया, ठीक है ना, एंड देन बी टू सी एंड सो ऑन। ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया, सी ने डी को बताया, एक सिंगल चैन चल रही है, ए बी सी डी ऐसे करके, ठीक है ना। सिंगल स्ट्रैंड चेन होती है एक तो उसकी। एक होता है गॉसिप चैन। गॉसिप चैन कैसी होती है? वेयर पर्सन ए सेंड्स इंफॉर्मेशन टू ऑल अदर। भाई ए ने क्या किया? सभी को बता दी। किसको बता दी? पूरे ग्रुप को बता दी। वो गॉसिप चैन होती है। एक प्रोबेबिलिटी चैन क्या होती है? वेयर पर्सन ए सेंड्स इंफॉर्मेशन रैंडमली विदाउट स्पेसिफिकली चूजिंग अ रेसिपिएंट ऑफ द मैसेज। कह रहा है कि ए ने बिना सोचे समझे, मतलब ऐसी सडन किसी को भी वो इन्फॉर्मेशन दे दी, वो प्रोबेबिलिटी है। वहाँ पे उसको चुन करके नहीं लिया, उसको प्रोबेबिलिटी है। अब कह रहा है क्लस्टर ऑफ चैन क्या होती है? क्लस्टर यानी एक मास को मैसेज भेजने के लिए, क्लस्टर मतलब गुच्छा। क्या कहता है? पर्सन ए सेंड मैसेज टू बी एंड सी। ए ने मैसेज किया बी और सी को, एंड इच ऑफ देम देन कन्वे इट टू अ क्लस्टर। फिर बी और सी ने अपने लिंक्स को भेजा, वो सारा का सारा, ठीक है। ऑफ अदर्स दिस द सेंडर इज सेलेक्टिव अबाउट द रिसीवर वैन। अब सुनो, यहाँ पर जो सेंडर है ना ए, वो सेलेक्टिव है, वो अपनी बात हर किसी को नहीं बताएगा। जो उनके सोर्स हैं, ट्रस्ट वर्दी सोर्स है, उन्हीं को बताएगा। जैसे ए के लिए बी और सी है, ठीक है, तो उन्हीं को बताएगा, फिर वो अपने द्वारा उनको भेजेंगे।
and then the receivers takes up the role of the sender and sends it to the multiple people। अब देखो यही हो रहा है आज की डेट में, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी सुनते हो, तो ये है क्लस्टर चेन, और यहीं पे ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का ना मिसयूज़ हो रहा है। और पेपर में ऐसे ही आता है कि ग्रेपवाइन का मिसयूज़ कैसे हो रहा है, आप हमें बताइए। मैं पहले आपको समझा दूँ। देखो सिंगल चेन ये रहा, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को। अब हम सीधे क्लस्टर पे चलते हैं। देखो क्लस्टर ये रहा भाई, पहले ए ने एक या दो या आपने कुछ सेलेक्टेड लोगों को बताया और उसने फिर अपने ग्रुप में ही बता दिया पूरा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये है आपका गॉसिप वाला, ए ने सभी को बता दिया, यहाँ से HIJK वगैरह वगैरह। और प्रोबेबिलिटी क्या है, ए ने भाई एक गुच्छा था, जैसे हम कमेटी उठाते हैं रैंडमली, कोई भी हमने पर्ची उठा ली, वो एक प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। क्लियर है। सिंगल गॉसिप क्या होता है, एक ए किसी को भी भेज देगा, ठीक है। क्लस्टर में क्या होता है, एक ए पहले भेजेगा बी और सी को, फिर बी और सी भेजेंगे आगे लोगों को। लेकिन यहाँ पर जो ये ना, ये सेलेक्टिव होता है। क्या होता है, सेलेक्टिव होता है। और प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ए के सामने ग्रुप है, ठीक है, ये वो किसी को भी भेज सकता है रैंडमली, कभी इसको डायरेक्ट भेजेगा, कभी इसको भेज देगा। क्लियर है एकदम। बहुत इजीली बेटा, बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो मैंने क्या बोला था, ग्रेपवाइन का मिसयूज़ कैसे हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स बता रखे हैं। तो बेटा मैं कॉन्स पे चल लेता हूँ एक बार, ठीक है, प्रोज आप पढ़ लेना। कह रहा था इन्फॉर्मेशन, देखो अच्छा क्या क्या हो सकता है कौन सा, आप खुद सोचो। व्हाट्सएप की जो मैसेज आते हैं, जो कुछ इन्फॉर्मेशनल मैसेज आते हैं, क्या उनका ओरिजिन का पता चलता है हमें कि ये कहाँ से आया? क्या ये पता चलता है कि ये न्यूज़ कितनी सही है, कितनी झूठी है? तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। कह रहा है द इंफॉर्मेशन पास्ड ऑन और सर्कुलेटेड कैन बी इनएक्यूरेट, झूठ हो सकती है। समटाइम्स कैन हैव अ मॉडिफाइड इंटेंशन, यानी कि उसको गलत तरीके से दिखाया जा सकता है। कह रहा है मैसेजेस कैन ईजिली बी डिस्टॉर्टेड एज देयर इज नो रिटन डॉक्यूमेंट फॉर रेफरेंस, कि उसके लिए कोई रेफरेंस नहीं होता, उसको डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। कह रहा है इट इज़ यूजुअली डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द ओरिजिन को ढूंढना मुश्किल हो जाता है ऑफ द मैसेज एज इन्फॉर्मेशन इज एनोनिमस ऑफन लीडिंग टू स्प्रेड ऑफ रूमर्स पे भी करता, अफवाह भी फैला देता है, ठीक है ना। अब कह रहा है इफेक्टिवली यूज भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या पढ़ लेना भाई, ठीक है। ये मैंने जो देखा था कौन पे आया था, तो आप प्रोज को पढ़ लेना, ईजी है, ठीक है, पढ़ लेना। लेकिन अब ये कह रहा है नोवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब देखो भाई कम्युनिकेशन में बैरियर का काम क्या क्या करते हैं, ये उसकी बात कर रहा है। मैंने आपको बता दिया था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब कोई बैरियर नहीं होगा, ठीक है। अब बैरियर कैसे कैसे होता है भाई, एक तो फिजिकल बैरियर होता है। फिजिकल बैरियर क्या होता है, एनवायरमेंटल नॉइस होती है। मान लो हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूँ और पीछे से कहीं काम चल रहा है, तो एनवायरमेंटल नॉइस हो गई, एक्सटर्नल साउंड, ठीक है ना। और डिस्ट्रैक्शंस, मशीनरी नॉइज, ट्रैफिक वगैरह वगैरह। और पुअर एकॉस्टिक्स, कि भाई क्या होता है, रूम डिज़ाइन किसी का ख़राब, जैसे मान लो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और लाइटिंग इशू है, रूम में डिज़ाइन नहीं है, अच्छे से पेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और मटेरियल दैट अफेक्ट साउंड ट्रांसमिशन एंड क्लैरिटी पे काम करता है बहुत ज़्यादा, अगर आपका डिज़ाइन ख़राब है तो। कह रहा है डिस्टेंस क्या है, फिजिकल सेपरेशन बिटवीन कम्युनिकेटर्स सच एज डिफरेंट फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग और रिमोट लोकेशन। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम खड़े हैं और ऊपर से बात कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, या रिमोट एरिया पे हैं हम, जहाँ पे हो सकता है कि नेटवर्क भी ना आए और बात भी ढंग से ना हो पाए। अब कह रहा है साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी तो होते हैं। देखो हमने अभी क्या था, फिजिकल बैरियर्स हमने पढ़े थे, ठीक है। उसके अलावा साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, परसेप्चुअल डिफरेंसेस। परसेप्चुअल डिफरेंसेस ये होते हैं कि हम ना पहले से कुछ परसेप्ट कर लेते हैं, वेरिएशन इन हाउ इंडिविजुअल्स परसीव एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन ड्यू टू डिफरेंस इन एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज़, एक्सपेक्टेशन। भाई देखो हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वैल्यूज़ हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। हो सकता है बोलने वाले की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा हो सामने वाले से, ठीक है ना, और हो सकता है उसकी और भी ज़्यादा की अच्छे से बताएगा। मैं सोच के बैठा हूँ भाई तुम इतना तो समझ ही लोगे कि हेल्प में और क्या होता है, और तुम्हें आता नहीं है मान लो उस चीज़ को, ठीक है, या तुम उम्मीद करो कि मैं हर एक चीज़ को खोल खोल के समझाऊंगा। तो ये परसेप्चुअल डिफरेंसेस की वजह से भी बैरियर आ जाता है कम्युनिकेशन में कभी कभी, ठीक है।
इमोशनल इंटरफेरेंस होता है, इमोशनल स्टेट्स सच एज एंगर, फियर और स्ट्रेस दैट अफेक्ट द एबिलिटी टू सेंड और रिसीव मैसेज इफेक्टिवली। कह रहा है भाई कि कभी कभी हम गुस्से में बात करते हैं, मैसेज करते हैं तो हम उतना अच्छे से चीज़ों को बता नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इमोशनल इंटरफेरेंस होता है, डिफेंसिवनेस होता है। डिफेंसिवनेस क्या होता है कि फीलिंग थ्रेटन्ड और डिफेंसिव विच कैन लीड टू सेलेक्टिव लिसनिंग और डिस्टोर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। कभी कभी क्या होता है सुपीरियर का फियर होता है हमको कि मान लो कि मैं अगर अपने बॉस से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो मेरे को डर लगता है कि मेरे को थोड़ा डिफेंड होकर के डिफेंसिव वे में मैसेज करना है, कहीं वो मेरे को धमका ना दे कि तूने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। तो ये होता है। उसके अलावा एक होता है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर के साथ मैं आपको बता दूँ एक मीडियम भी होता है कि मीडियम ही ढंग से ना हो। जैसे मान लो कि अब मेरा माइक काम ही ना करे, बंद हो जाए, या हो सकता है कि मेरा लैपटॉप जो है वो डिस्चार्ज हो जाए, तो मीडियम भी मैटर करता है लैंग्वेज बैरियर के लिए। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? सिमेंटिक होता है जो लैंग्वेज से रिलेटेड करता है। लैंग्वेज डिफरेंस। लैंग्वेज डिफरेंस क्या है? वेरिएशन इन लैंग्वेज, डायलेक्ट्स, जार्गन्स और टर्मिनोलॉजी दैट में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन। कह रहा है लैंग्वेज भाई नॉलेज ना हो, सिमेंटिक, लिमिटेड वोकेबलरी हो, ठीक है ना, लिमिटेड फ्रेजेस हो, फ्रेजेस ना पता हो, ठीक है ना, एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स ना यूज़ कर पाए। लैंग्वेज डिफरेंसेस ये होते हैं। मान लो कि मैं किसी से बात करूं, मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, सामने वाले को नहीं आती है, तो यहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। या मैं किसी अंग्रेज से बात करूँ, उसको हिंदी नहीं आती, तो लैंग्वेज डिफरेंस आएगा हम लोग के बीच में। एम्बिग्यूटी आता है। एम्बिग्यूटी मतलब होता है अनक्लियर। मैंने क्लियर वे में नहीं बोला, मैंने पहले कहा था 7 C's क्लियर, ठीक है ना। वैग्यू मैसेज दैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन मल्टीपल वेज, कि किसी भी तरीके से उसको मतलब समझ में ना आए। और एब्स्ट्रैक्शंस होता है। एब्स्ट्रैक्शंस मीन्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी हो। आपका कम्युनिकेशन जो है ना एकदम सिंपल होना चाहिए। अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो उसको समझने में सामने वाले को दिक्कत हो सकती है। थे बहुत सारे पॉइंट पर मैंने नॉर्मल शॉर्ट में उसको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब देखो भाई, कह रहा है स्ट्रेटजीज टू ओवरकम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। भाई कम्युनिकेशन में बैरियर आया तो उसको हम रिमूव कैसे करेंगे, ओवरकम कैसे करेंगे उसको। देखो सबसे पहली बात तो भाई हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम क्या है। फिर हम करेंगे फाइंड द कोज और बैरियर। हम देखेंगे कि रीज़न क्या है इसके पीछे, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। क्या मेरा माइक ख़राब है, या फिर क्या क्या मेरा बताने का तरीका ख़राब है। कह रहा वर्क ऑन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन पे काम करेंगे। ऑप्ट फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन, यानी बेस्ट सॉल्यूशन पे को हम ऑप्ट करेंगे। ऑप्ट के साथ हमेशा 4 आता है, अगर आप यूज़ करेंगे ऑलमोस्ट टाइम को दिखेगा। फॉलो अप, फिर हम उसका फॉलो अप लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप बेटा पढ़ लेना, ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। एक क्वेश्चन आता है रीडिंग टेक्निक पे। रीडिंग टेक्निक्स क्या होता है कि रीडिंग टेक्निक आपके 4 ही टेक्निक्स की बात का है, कि स्कीमिंग की बात करता है, स्कैनिंग की बात करता है, और आपका इंटेंसिव रीडिंग की बात करता है, एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करता है, ठीक है। तो मैं आपको बारी बारी बता दूं, ये अलग से मैंने देखा है क्वेश्चन में, आई थिंक लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये था। क्विक रीडिंग जहाँ पे करनी होती है, स्कीमिंग होता है थ्रू द टेक्स्ट टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द मेन आइडियाज़ के जनरल ओवरव्यू को समझने के लिए क्विक रीडिंग करी जाए, मतलब नॉट 1 by 1 हम उसको पढ़ें। स्ट्रक्चर एंड की पॉइंट्स। स्कीमिंग इज़ यूजफुल व्हेन यू नीड, कि ये कब जरूरी होती है? जब आपको जरूरत है टू ग्रैस्प द ओवरऑल कंसेप्ट विदाउट डाइविंग इनटू डिटेल्स। पूरी डिटेल्स में ना घुस के आपको एक ओवरऑल कंसेप्ट जानना हो, तब इसकी जरूरत होती है, स्कीमिंग की जरूरत होती है। जैसे अक्सर हम 12th में जब पढ़ते थे तो मेन पॉइंट्स हम पढ़ लिया करते थे, तो वो एक स्कीमिंग हो जाती है। स्कैनिंग क्या होता है? कह रहा है सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यानी एक कोई टेक्स्ट है आपके सामने कि आपको एक उसमें स्पेसिफिक टॉपिक ढूंढना है, और कीवर्ड्स विद इन अ टेक्स्ट विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड्स। यानी जैसे व्हाट्सअप में क्या करते हैं, हम किसी की चैट पे आके सर्च कर सकते हैं। तो मान लो मैंने कोई बात करी होगी, तो मैं सीधे उस बात को मैं पूरा टेक्स्ट ना पढ़ करके ढूंढ करके मैं सीधे उसमें सर्च कर लूँगा, कि सर्चिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। दिस टेक्निक इज़ हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर डिटेल और वेरीफाइंग इन्फॉर्मेशन क्विकली, कि वेरीफाइंग किसी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए इसका यूज़ किया था स्कैनिंग। और स्कैन तो आपको पता है ना, स्कैन अच्छे से एक टॉपिक को दिखा देता है आपको। और स्कीमिंग क्या होता है भाई? स्कीमिंग होता है क्विक रीडिंग, ठीक है ना। अब देखो भाई इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, या क्लोज रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग आप कह सकते हो वेरी क्रूशियल, बहुत ज़्यादा जरूरी होती है फॉर लैंग्वेज
लर्नर, यानी सबसे टफ रीडिंग कह सकते हो, जिसमें आपको वन बाय वन एक एक चीज़ को पढ़ना होता है, आपको ग्रामर को देखना होता है, सिंटैक्स को देखना होता है, वोकेबलरी को देखना होता है, फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स वाइल डूइंग इंटेंसिव रीडिंग। जब इंटेंसिव रीडिंग की बात होती है तो आपको ये सब सीखना होता है, सब पढ़ना होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, एक जनरल रीडिंग की तरह होता है ये, फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, बहुत हाई लेवल इन डेप्थ, यानी आप कह सकते हो इंटेंसिव जो होता है इन डेप्थ होता है, एक तरीके से इन डेप्थ आप समझ पाओगे कि इन्फॉर्मेशन, एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए एक्सटेंसिव रीडिंग का यूज़ किया जाता है। और इसको ना प्लेजर रीडिंग भी कहते हैं। प्लेजर रीडिंग, हम जब नॉवल को पढ़ते हैं, लाइक रीडिंग अ नॉवल फॉर प्लेजर, वन डज नॉट माइंड सर्टेन डिफिकल्ट टर्म्स और एक्सप्रेशंस एंड गोज ऑन विदाउट स्टॉपिंग फॉर देयर क्लैरिफिकेशन। अब जैसे मान लो कि हम जब नॉवल पढ़ते हैं तो कुछ वर्ड्स हमें नहीं पता होते हैं, तो हम उसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो कह रहा हूँ वहाँ पर हर एक वर्ड को ढूंढने की जरूरत नहीं होती, हर एक वर्ड के मीनिंग की। कब तक, अनटिल दे बिकम अ हिंड्रेंस इन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक पैराग्राफ है आपके सामने जिसमें आपको 4-5 वर्ड नहीं समझ में आए, लेकिन उन 4-5 वर्ड्स की वजह से आपको पूरे पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग करने में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर आपको उसको देखना होता है। एक्सटेंसिव आपको समझ में आ गया। इंटेंसिव से होता है इन डेप्थ, इन डेप्थ यानी बहुत ज़्यादा डीप रीडिंग जो होती है। अब देखो भाई, एक आपका रीडिंग प्रोसेस होता है। अब इसको मैंने ऊपर हेडिंग में डाला तो अब ये मैं समझना ये इसके पार्ट है, ये एक अलग क्वेश्चन है, पर मैंने इसको करवाया नहीं है क्योंकि कुछ तो आप खुद भी करोगे। रीडिंग प्रोसेस क्या होता है मैं आपको ऐसे बता दूं भाई, एक तो होता है आपका प्री रीडिंग, एक आपका होता है वाइल रीडिंग, एक आपका होता है पोस्ट रीडिंग। ये रीडिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। उसका रीडिंग एनालिसिस होता है। रीडिंग एनालिसिस क्या होगा, आपको उसमें चेक करना पड़ेगा उसकी ग्रामर कैसी है, ठीक है ना, और सोशल कॉन्टेक्स्ट उसका कैसा है, ये सारी चीज़ें होती है। प्रोसेस ऑफ एनालिसिस और रीडिंग एनालिसिस सेम चीज़ होती है। अब देखो आपका इस पेपर में पैसेज आता है, पैसेज करवाने का टाइम तो है नहीं, बट आप हमारी वीडियो है, आपने 12th में पैसेज किया होगा, बिल्कुल वैसे ही आप पैसेज को कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर आपको अपने शब्दों में चीज़ों को लिखना आता है तो पैसेज के आंसर को आप डिट्टो मत टेप देना। आप अपनी एसओएल की वीडियो में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पैसेज के नीचे लिखा है कि यहाँ पर पैसेज आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। लेटर राइटिंग आपको पता है, हमने इंग्लिश फ्लुएंसी 1 में लेटर राइटिंग करवा रखा है, आप जाके देख सकते हैं एक बार देखना चाहे तो। रिपोर्ट राइटिंग आपने 12th में किया था, वो आप कर सकते हैं, करवाने का टाइम नहीं है। एक आपको होता है पैराफ्रेज एंड समरी। पैराफ्रेज समरी आपने किया ही है 12th में। क्या होता है, एक पैसेज को शॉर्ट बना के लिख देते हैं। मान लो यहाँ पे आपकी 40 लाइन है पर आपने उसको 8 लाइन में लिख दिया, वो आपकी समरी होती है। लेकिन पैराफ्रेज क्या होता है मैं आपको बता दूं, पैराफ्रेज होता है करना यहाँ भी शॉर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए आपको अपने शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे आप अपने जो पैसेज के शब्द हैं उनको लिख सकते हैं मिला करके, लेकिन यहाँ पे कोशिश करें पैराफ्रेज में आप अपने शब्दों को लिखें। जैसे आपके सामने अगर आ जाए पेपर में और आप बना दोगे तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे, फिर आप कहोगे सर आपने करवाया तो था बट आया नहीं, उसमें से नंबर हमें नहीं मिले। एक नोट मेकिंग आपको पता ही है, ठीक है। उसके अलावा ये बाद में चलेंगे। नोट मेकिंग के बाद एक आपका राइटिंग में आता है, राइटिंग का प्रोसेस भी आता है। जैसे रीडिंग है ना, वैसे आपका राइटिंग का प्रोसेस भी होता है। तो वो भी होता है कि प्री राइट, राइट और रीराइट। अब आप ये पढ़ लेना ये होता क्या है, मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप यहाँ इसको पढ़ करके 60 नंबर आराम से ले आएंगे, पास तो हो ही जाएंगे, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है भाई, अगर ये नहीं समझ में आए तो क्या करें। अगर भाई ये नहीं समझ में आए तो दोबारा देखो, नहीं समझ में आए तिबारा देखो, और फिर भी ना समझ में आए तो पेपर छोड़ देना, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और आप मुझे बता दें नेक्स्ट वीडियो का ओवरव्यू हम किस चीज़ पे देंगे, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा क्लियर कर दूँ टॉपिक्स को लेकर के, मैंने बताया था क्योंकि आपको ध्यान आ जाएगा। 5 मिनट में इसको रिवाइज कर देते हैं, डिफाइन कर देता है कम्युनिकेशन को, ठीक है। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, बीच में मीडियम होता है। सेंडर क्या करता है, एनकोड करता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है, फिर फीडबैक आता है। फिर फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पे मैंने कहा था इसरो, लेकिन इसरो का आर भूल जाना। इंडिविजुअल लेवल पे एक होता है, एक सोशल लेवल पे होता है, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे, कोई जब बैरियर नहीं होगा कम्युनिकेशन में तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको बता दिया था, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल को ग्रेपवाइन बोलते हैं, और ऑरल एंड रिटन होता है। और नॉन वर्बल में आपका काइनेसिक्स होता है, और बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे खुद अभी ध्यान नहीं आ रहा, आप देख लेना कि वो बिना शब्दों के जो हो जाए। उसमें आपका हैप्टिक्स होता है, हैप्टिक्स यानी हप, लैंग्वेज ऑफ टच,
ठीक है। उसके बाद आपका मैं आपको बता दूं, उसके अलावा मैं आपको पहले बता दूं कि 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या था। आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन कर्टिसी होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन कंक्रीट होना चाहिए, जो मैंने कहा था कि आपको देखना है। उसके अलावा क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और कंसीडरेशन होना चाहिए। यानी अगर आप लास्ट के 5 मिनट में इसको दोबारा देख लेंगे तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको यहाँ से एक बार बता दूँ, देखो ये रहा। कैनेसिक्स होता है, प्रोक्सिमिक्स होता है, क्रोनेमिक्स होता है। क्रोनेमिक्स का होता है रोने, रोने की हालत हो जाएगी अगर टाइम पे नहीं ध्यान दोगे। प्रोक्सिमिक्स क्या होता है अभी मैं बात कर लूँगा। हेप्टिक्स क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ टच की बात करता है। पैरा लैंग्वेज आपको पता है। काइनेसिक्स में आपको एक बार दोबारा बता दूँ, काइनेसिक्स करता है फिजिकल मूवमेंट की बात करता है, बॉडीली फिजिकल मूवमेंट की, ठीक है ना। और काइनेसिक्स आप ऐसे याद कर सकते हो, काइना मतलब हो गया कोनी। अबे कोनी क्यों मार रहा है भाई, कोनी क्यों मार रहा है, तो बॉडीली मूवमेंट होगा, ये बॉडीली मूवमेंट की बात करता है। प्रोक्सिमिक्स क्या बात करता है, देख लो जरा भाई एक बार। प्रोक्सिमिक्स बात करता है आपका, बात करता है ये आपका पी से प्लेस, फिजिकल प्लेस, फिजिकल स्पेस की बात करता है। और यहाँ पे अभी देख लो, इसमें आपका पर्सनल अपीयरेंस काम करता है, पोस्चर काम करता है, जेस्चर काम करता है, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट। बेटा इससे ज़्यादा मैं आपको शायद नहीं बता पाऊंगा, आप इसको जरूर पढ़ लेना, गारंटी से कह रहा हूँ पास हो जाओगे। नेक्स्ट वीडियो का ओवरव्यू दब दूंगा जब आप मेरे को बताओगे कि हाँ जी सर वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और वीडियो को लाइक कर देना अगर नहीं किया है तो, ठीक है।